everyone, welcome to Drishti SSC and once again guys I welcome you all here in this platform and as you all know that we have already started SSC series and in this series basically ये जो आपकी previous year के questions की series start हुई है इसमें हमने already कई सारे shifts के questions देख लिए हैं, even general science के questions देखे हैं, ठीक है. So today in this session again we are going to solve 18 and 19 September 2024 previous year questions from shift 1, 2 and 3. So यहाँ पे आपके shift 1, 2 और 3 तीनों ही shift के questions हम देखेंगे, स्पेशली जनरल साइंस वाले जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. आई होप these sessions will help you to understand what type of questions you are going to get in your exam and what are the topic mainly you have to focus in your exam. So चलिए बिना किसी देरी के start करते हैं. I hope I am very clearly audible and visible to all of you. All right. So guys, here first of all let's talk about 18th September 2024 shift 1 questions. So abhi like 4 to 5 question you will get from general science in 18 September shift 1. So let us see each one of them one by one. All right. पहला question है, find out why white silver chloride turns gray in sunlight. All right. So simple question है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्यों, राइट, पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का क्यों हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपने अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे, लाइक आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, राइट. सो अभी यहाँ पे डिकम्पोजिशन में एक आपका टाइप आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो अभी ये जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसके अंदर लाइट के प्रेजेंस में हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है. तो जब लाइट के प्रेजेंस में हमारे कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन. अब यहाँ पे ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ये कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन, पहला ऑप्शन है ड्यू टू रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये तो नहीं होगा, सिल्वर में रस्ट नहीं लगता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है. ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, नो. ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सो ये जो हमारा AgCl है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है सिल्वर और क्लोराइड में. ये सिल्वर का जो कलर अब आपको मिलता है वो ग्रे कलर का मिलता है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा. तो सिंपल ये जो क्वेश्चन था आपके केमिकल रिएक्शन से पूछा गया था. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाई डज द मिल्क मैन add a very small amount of baking soda to a fresh milk. तो अब ये तो हम सभी परेशान ही रहते हैं कि भाई दूध में बहुत ज़्यादा पानी है, केमिकल है, ये है वो है ना. आजकल तो वैसे ही इतनी सारी न्यूज़ आते हैं, बट कुछ कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हम स्पेशली दूध में या मिल्क में मिक्स करते हैं टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दूध वाले ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं. ये मिलाते हैं ये तो डन है, क्यों मिलाते हैं आपको वो बताना है. ऑप्शन कह रहे हैं कि टू रिड्यूस द pH ऑफ फ्रेश मिल्क. ये फ्रेश मिल्क का जो pH होता है उसको कम कर देते हैं 6 से. pH बढ़ाने के लिए यूज किया करते हैं फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन. To maintain the pH of fresh milk at 6, to reduce the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline. तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका करेक्ट. देखो बेकिंग सोडा पहले तो होता क्या है, राइट. अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही तो होता है ना.
सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3। तो अब ये जो NaHCO3 है बेकिंग सोडा, ठीक है, ये सिंस कि ये एक बेसिक कंपाउंड है, तो अगर कोई बेस है तो ऑब्वियसली उसका पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस के लिए तो यूज ही नहीं किया जाता है, टू इंक्रीज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क। तो अब जैसे ही हमने बेकिंग सोडा को मिल्क में मिलाया, हमारा जो बेकिंग सोडा है बेस है, मिल्क में मिलते ही वो उसको और बेसिक बनाएगा, मतलब उसको एल्कलाइन बनाएगा। कैसे? उसका पीएच इंक्रीज करके। 7 के बाद बेसिक पीएच आ जाते हैं, 6 तो आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। तो टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। अभी ऐसा करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज हमारा जो मिल्क होता है ना, फ्रेश मिल्क, उसमें हमारे एसिड्स होते हैं, राइट? लैक्टिक एसिड तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब एसिड्स के प्रेजेंस में हमारे जो मिल्क होते हैं ना, वो तुरंत ही लाइक फट जाते हैं, सॉरिंग हो जाती है उनकी। तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तुरंत उसमें, सो दैट कि उनको वो एल्कलाइन बना दे, उनको न्यूट्रलाइज, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, राइट? तो ये रीजन है बेकिंग सोडा मिलाने का। नेक्स्ट है, इन द कंटेस्ट ऑफ पीरियोडिसिटी अ यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर इज यूज्ड टू मीटर। तो यूनिट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको बैक टू बैक यूनिट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपने टॉपिक को कवर करिए, जहां कहीं भी आपको यूनिट्स मिलते हैं, क्वांटिटीज, वो आप नोट डाउन करके एक लिस्ट बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बताइए, in the context of periodicity, a unit of picometer is used to measure atomic radius, molar mass, atomic density, spin quantum number. देखो, पिकोमीटर हमारी जो वैल्यू होती है वो और भी कम हो जाती है, ठीक है, और हमारा एटॉमिक जो एटम है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो पिकोमीटर तो यूजुअली यूज किया जाता है एटॉमिक रेडियाई के लिए, पीएम से, राइट। मोलर मास हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम पर मोल। मोलर मास को ग्राम पर मोल में मेजर किया जाता है। और आपकी एटॉमिक डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो एटॉमिक डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको भी हम पीपीटी में नहीं कर सकते हैं, सॉरी पीएम में नहीं कर सकते हैं। और बचा आपका ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपने 4 क्वांटम नंबर पढ़े होंगे, प्रिंसिपल, स्पिन, अजीमुथल, एंड आपका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ 4 थे आपके। तो अभी ये तो अलग ही चीज है ना, क्वांटम नंबर आपको बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, तो वो तो अलग फिनोमेना होगा, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मरीन कैरोटिनॉइड is abundant in brown seaweed, macroalgae and diatoms। आपसे पूछा जा रहा है भूरे समुद्री शैवाल, माइक्रोएल्गी, मैक्रोएल्गी, ऑलराइट, एंड द्वि परमाणुक जो डाई एटम्स होते हैं में कौन सी समुद्री कैरोटिनॉइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? नियोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, एस्टाजेंथिन। बताइए। देखो, कैरोटिनॉइड्स आपके पिगमेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जो हमारा कैरोटिनॉइड है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि विच मरीन कैरोटिनॉइड इज एबंडेंट इन, ये सभी आपके टाइप्स हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट के, ठीक है। आपने कैरोटीन सुना होगा, कैरेट में प्रेजेंट होता है जो उसको ऑरेंज कलर देता है, राइट। तो अब कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना जो
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ग्रीन कलर तो आपको क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। इसके अलावा जो प्लांट्स में कलर्स होते हैं ना, लाइक आपने कभी पर्पल कलर की ट्री देखी होगी, तो ये जो सारे कलर्स हैं दैट इज ड्यू टू कैरोटेनॉइड। और अब इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा नियोजेंथिन है। नियोजेंथिन जो होते हैं ये मोस्टली हमारे ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, एल्गीज में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देन आता है आपका फ्यूकोजेंथिन। ये जो फ्यूकोजेंथिन है ना, यही आपके एल्गी को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड ब्राउन कलर टू योर एल्गीज। देन आते हैं बीटा क्रिप्टोजेंथिन। बीटा क्रिप्टोजेंथिन भी हमारे ना फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे फलों में मौजूद होते हैं, एल्गीज में आपको नहीं मिलते हैं, शैवाल में नहीं मिलते हैं। और तीसरा आता है एस्टाजेंथिन। ये भी हमें रेड एल्गी और क्रस्टेशियंस में मिलते हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं? रेड एल्गीज में मिलते हैं। आपसे क्या पूछा है? ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी में हमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये तो थे आपके 18 सितंबर शिफ्ट 1 में पूछे हुए क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 18 सितंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ? अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं चैट में। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन द। अभी देखो यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है, अमोनिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में NO और CH2O बन रहा है। आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको ये चीज बतानी है। रिडॉक्स रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, और रिडॉक्स रिएक्शन में आपने दो चीजें पढ़ी हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है हमारा? कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों ही प्रक्रिया एक साथ हो, यानी अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जब एक साथ होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ठीक है। ये सारे फिनोमेना हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होते हैं। कोई भी एक याद कर लीजिए, दूसरा उसके जस्ट उल्टा ही है, ओके। अब अगर हमारे पास ये एक रिएक्शन है, जैसे NH3 + 5O2 gives 4NO + H2 6H2, राइट। अब हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहे हैं और रिड्यूस कौन हो रहे हैं, ठीक है। देखो नाइट्रोजन के पास, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन जो है आपका NO में बदल रहा है, मतलब NH3 से ये NO बदला, तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है या ऑक्सीजन हट रहा है? ऑब्वियसली आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से आके जुड़ रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आके जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम उनके बेसिस पे भी इनको देख पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन हैं, इनके पास -3, इनके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ पे -3 हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे NO पे, तो यहाँ पे इनका जो चार्ज हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। तो देखो पहले -3 था, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी एटम के ऊपर माइनस में चार्ज लिखा होता है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी पे
प्लस है मतलब उसके पास उतने कमी है, तो यहाँ क्या हुआ, -3 से +2 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हर एंगल से नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या बन रहा है, ये देखो ये H2O बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है ये H2O बन रहा है, यानी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में भी देखेंगे तो यहाँ इनके पास 0 है, यहाँ इनके पास -2 है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का भी गेन हो रहा है, हाइड्रोजन भी आके जुड़ रहा है, तो इस मामले में ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, A एंड D, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं रिएक्शन देख के। ये केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। देखो शिफ्ट 1 में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डिकम्पोजिशन से पूछा गया था, शिफ्ट 2 में आपको जो पूछा जा रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन से है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस हैपन इन द किडनी। तो मनुष्यों में, ये मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ ABCD, ठीक है। कह रहे हैं मनुष्यों में अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन वृक्क में होता है। वृक्क के भीतर काफी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, जो इस कार्य को करने में सहायक होती हैं। इस निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, बताइए। बोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन, कैपिलरीज, एल्वियोलाई, क्या कहते हैं इनको? देखो अगर हम देखें तो फिल्ट्रेशन, हमारी जो किडनी होती है उनका काम ही होता है फिल्ट्रेशन करने का। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। ब्लड में हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। तो अभी किडनी कैसे फिल्टर करेगा, जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर कुछ बन रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर उस टाइप के मशीन्स होंगे ना जो वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो उसी तरह अगर हम किडनी देखते हैं कि ये हमारी किडनी है, तो इस किडनी के अंदर कुछ मशीनरी होगी, तो उस मशीनरी को क्या कहा जाता है, उस मशीनरी को कहा जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन है ना, ये एक तो नहीं पाए जाते हैं, एक किडनी में कम से कम मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, राइट, जो आपके ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए नेफ्रॉन को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे तो बहुत आसान है, ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, बस थोड़ा सा उसमें घुमाव फिराव होता है। जैसे देखो ये हो गया इनका बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे आपको मिलती है PCT यानी प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है आपका क्या, लूप ऑफ हेनले, फिर आ गया आपका DCT और ये बन गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज योर PCT, दिस इज लूप ऑफ हेनले, DCT एंड दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन का है, और इस तरीके के मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी के अंदर, राइट, जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। इसीलिए अगर नेफ्रॉन ना रहे तो किडनी फिल्टर ही ना कर पाए, इसीलिए इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल तो नेफ्रॉन का ही पार्ट है। कैपिलरीज यानी कि जो हमारी धमनियां, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो हो गई, और वेसल्स का काम करती हैं, बेसिकली एक्सचेंज कराती है मटेरियल। और एल्वियोलाई तो हमारे फेफड़ों में मौजूद होता है जहां पे गैस का एक्सचेंज किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट।
किस नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा जाता है? देखो ये याद कर लीजिएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई जो गैस कांस्टेंट होते हैं, तो ये सारी वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे देखिए आया ही है, बोलना ही क्या है ना। सो विच नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट? यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी deals with the characteristic of the ancient environment and their relationship with ancient plant and animal? बताइए। Which branch of ecology deals with the characteristic, आपको बताना है पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध से संबंधित है? तो देखो, डिमिकोलॉजी, इक्टियोलॉजी, पैलियोकोलॉजी, माइकोलॉजी, जितने भी ये लॉजीज वाले टर्म है ना, वो भी आपको याद करने हैं। इनकी लिस्ट आपको जीके की जो ल्यूसेंट की बुक आती है उसमें भी मिल जाएगी, और जो आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है आप वहाँ से भी उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करके जानी है, ठीक है। जैसे देखो, ये जो हमारा डिमिकोलॉजी है, ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन को स्टडी करता है। This is related to study of population ecology, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? इक्टियोलॉजी। इक्टियोलॉजी हमारी फिशेस की स्टडी होती है, ओके, स्टडी ऑफ फिश। देन क्या आता है हमारा? पैलियो इकोलॉजी, ठीक है। पैलियो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंशियंट इकोसिस्टम। जैसे होता है ना पैलियो, आपने फॉसिल्स वगैरह जब आप देखते हैं तो वहां पे भी टर्म आपको पैलियोंटोलॉजी और सब मिलते हैं। तो ये पैलियो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंशियंट इकोसिस्टम, ठीक है, एंशियंट इकोसिस्टम। एंड माइकोलॉजी तो आपकी स्टडी ऑफ फंगाई, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई। क्लियर? तो ये जितने भी ब्रांचेस हैं लॉजी, यहाँ तो 4 दिए हुए हैं, बाकी के आप जो लिस्ट है उनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 सितंबर 2024 में शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट। तो अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्वेश्चंस शिफ्ट में रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन यस, टॉपिक जरूर रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ सेम टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स को एनालाइज करना है और उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट। आइडेंटिफाई अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। अब देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे जीवाणु, वो कई सारे शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उनका कोकस शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है, रॉड शेप होता है। आपसे पूछा गया है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब उन्हें भी पता है कि आप इतना ज्यादा पीएचडी करके नहीं आ रहे हैं, राइट। तो आपको जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो आप ऑप्शंस में भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया पूछा है तो देखो स्पाइरिलम, इसी में इनका नाम मिल गया आपको, स्पाइरिलम, राइट। ये जो बैसिलस होते हैं ना, ये रॉड शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, रॉड शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं हमारे बैसिलस, जो नाम बहुत कॉमन आपने सुना होगा। कोकस, कोकस जो होते हैं ये राउंड शेप के होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। मे बी नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से कोई और शेप वाला आपको पूछ लिया जाए। देन आते हैं विब्रियो, जो कि एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। और स्पाइरुलम तो हमारा स्पाइरल शेप है ही।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनेशन? प्लांट्स फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन है आपका। बताइए, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट वेनेशन? देखो, रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन, ठीक है। यूजुअली हमारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, उनको कैटेगराइज किया जाता है दो क्लास में। एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इनको दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, राइट। अब इनको पहचानना, वैसे तो हमारे जितने भी पुष्पीय पौधे हम जिनको कहते हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स हम जिनको कहते हैं, वो हमारे एंजियोस्पर्मिक की कैटेगरी में आएंगे। तो मतलब आपको अगर किसी पौधे पे फ्लावर दिख रहा है प्रॉपर, तो आप कहेंगे कि ये एंजियोस्पर्म है। अच्छा, अब एक और तरीका है एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने का कि ये मोनोकॉट और डाइकॉट में भी क्लासिफाई होते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट में एक डिफरेंस तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इनमें कॉटिलिडन्स होते हैं। मोनो में एक कॉटिलिडन, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन। इनके अलावा हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है? तो देखो, मोनोकॉट में आपको जो वेनेशन मिलता है ना, वो पैरेलल वेनेशन मिलता है। अभी मैं वेनेशन क्या होता है वो भी बताऊंगी। और डाइकॉट में हमें मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। अब पैरेलल वेनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी, इसको रहने देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक केले का पत्ता है, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का वेनेशन देखने को मिलता है, राइट। ऐसे पत्तों में आपको देखने को मिलते हैं ना, तो इनको पैरेलल वेनेशन, वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? पत्तियों में वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए ये आपकी लीफ है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे जाल की तरह इनके वेन्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। तो आप पत्तियों में उनके वेनेशन देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मोनोकॉट है या फिर वो डाइकॉट है, ठीक है। अब यहां पूछा है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू रेटिकुलेट, तो सीधे सीधे आपको अब ये समझना होगा कि अगर कोई रेटिकुलेट नहीं है तो मतलब कि उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। पैरेलल वेनेशन है तो मतलब मोनोकॉट है। तो अब आप देखो, चाइना रोज की पत्ती, तुलसी की पत्ती, मेज, और आते हैं आपके धनिया, कोरिएंडर, ठीक है। तो अब इन सब में आपको क्या लगता है, किन की पत्तियों में आपको पैरेलल वेनेशन मिलता होगा? देखो, चाइना रोज, गुड़हल की पत्तियां तो आप सब देखते हैं, है ना, तो उसमें भी आपको वेनेशन रेटिकुलेट मिलता है। तुलसी में भी रेटिकुलेट और धनिया पत्ती में भी रेटिकुलेट वेनेशन है। तो अगर आपको ये डिफरेंस याद रहेगा तो सिर्फ आपको पत्तियों को याद करना होगा और आप उनके वेनेशन के आंसर कर सकते हैं। तो देखो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइनोसिलिकेट amphibole mineral used in highway construction and as a railroad ballast, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी केमिस्ट्री में ही क्वेश्चन है, एवरीडे केमिस्ट्री से क्वेश्चन दे दिए हैं आपसे, मिनरल्स के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका हॉर्न ब्लेंड होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। हर चीज आप देखो कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जो हमें यस मेमोराइज करनी होंगी। तो हॉर्न ब्लेंड मिनरल का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन।
देखो मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, एक एटम होंगे उसमें, मतलब एक टाइप के एटम होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में C और O है, ऑक्सीजन में सिर्फ O है, हीलियम में सिर्फ He है, क्लोरीन में सिर्फ Cl है। तो बाकी तीनों में तो आपको एक ही टाइप के एटम दिख रहे हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको दो डिफरेंट टाइप के एटम्स दिख रहे हैं, राइट। Which of the following chemical reaction takes place when quicklime react with water? आपको बताना है कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन देगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CO2 देगा, CO प्लस वाटर CaOH होल ट्वाइस CH4O2। तो देखो यहाँ पे अगर आपको क्विक लाइम का फॉर्मूला याद होगा तो आप आंसर निकाल सकते हो। CaO जो होते हैं ना, ये हमारे क्या है, क्विक लाइम है। जब पानी से ये रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनको कि स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। तो कभी कभी तो सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहां से आपको इनको आंसर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, okay, so these are all are your questions related to 18th September शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। अब बात कर लेते हैं 19th सितंबर शिफ्ट 1 2 और 3 में पूछे गए क्वेश्चंस की। देखो 19 सितंबर के शिफ्ट 1 में पहला क्वेश्चन ही पूछ गया है आपसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में, जो कहा भी जाता है कि आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सब में आपको इन्वेंशंस और ये सारे तो पढ़ के जाने ही हैं। और देखिए क्वेश्चंस भी आ गए हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1450? मतलब 1450 में पहली बार आविष्कार किए गए पवन मापन यंत्र का क्या नाम है? ट्रांसमीसोमीटर, ड्रॉप्सोनेट, एनीमोमीटर, सीलिंग प्रोजेक्टर। देखिए यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो तो आपका होगा एनीमोमीटर, जो कि विंड की स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, मेजर स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। और ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसके बाद जो हमारे बाकी के हैं जैसे ट्रांसमीसोमीटर, ठीक है, ट्रांसमीसोमीटर जो होते हैं ना, ये विजिबिलिटी मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब जैसे आप देखते होंगे ना कि विंटर्स में बहुत कम विजिबिलिटी हो जाती है, बहुत पूरा धुंध हर तरफ होता है, दिखाई नहीं देता है प्रॉपर, तो हम कहते हैं आज विजिबिलिटी बहुत बेकार है ना। तो ये इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो ट्रांसमीसोमीटर यानी संचरण लेखित्र होता है, ठीक है। ड्रॉप्सोनेट जो होते हैं बेसिकली ये एक मॉडर्न डिवाइस है जो अपर एटमॉस्फेयर को बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर का अपर लेयर है ना उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीलिंग प्रोजेक्टर विच इज यूज टू डिटरमाइन योर क्लाउड हाइट। सीलिंग प्रोजेक्टर यूज्ड टू डिटरमाइन क्लाउड हाइट। तो क्लाउड की हाइट ये मेजर करते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा? क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से ऑर्थोपोडा के मेंबर कौन है, बताइए। देखो नेरीज, बटरफ्लाई, हेरोडिनेरिया एंड पाइला। फाइलम ऑर्थोपोडा से एक क्वेश्चन और भी आपको बन जाता है कि ये जो है ना, दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम,
ठीक है, मतलब जितने भी फाइलम्स हैं, ऑर्थोपोडा हो गए, मोलस्का हो गए, काइनोडर्म्स हो गए, पोरीफेरा हो गए, सीलेंट्रेट हो गए, उन सब में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स अगर आपको मिलेंगे तो वो ऑर्थोपोड्स में मिलते हैं। और ऑर्थोपोड्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपको इसमें इंसेक्ट्स के कैटेगरी में जो आ रहे हैं वो आपके बटरफ्लाई आएगी, क्योंकि नेरीज क्या है, ये हमारे कीड़े, मतलब ये ना वर्म्स होते हैं सेगमेंटेड, जैसे अर्थवर्म की उस फील्ड उसमें आएंगे फाइलम में। तो बेसिकली ये हमारे एनेलिडा हैं, एनेलिडा के मेंबर है। बटरफ्लाई हमारी ऑर्थोपोडा में आएगी, क्योंकि आपने कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही है। ठीक है, तो इसको बर्ड मत समझ लीजिएगा। देन आते हैं आपकी हीरोजिनेरिया, जिसको कि आप लीच, जो जोंक होता है ना, ये भी अर्थवर्म वाले फैमिली में आते हैं, एनेलिडा। और पाइला क्या है, ये हमारे मोलस्का में आता है। अब देखो मोलस्का जो है ना, ये भी हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहलाता है। ऑर्थोपोडा फर्स्ट, मोलस्का सेकंड, लार्जेस्ट इन द सेंस ऑफ कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, which two organic chemists are known for observing the peroxide effect in adding reagent to unsaturated compound in 1953 1933 actually 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिक्रमकों को मिलाने पर परऑक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं? देखो पेरोक्साइड, ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन है, 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहां पे पेरोक्साइड का जो इफेक्ट है वो एंटी मार्कोनिकॉव रूल से पाया जाता है। अगर आप में से आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपने मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉव के अनुसार मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड पे जाकर के जुड़ते हैं, जहां पे कम मिथाइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव हमारे पेरोक्साइड के इफेक्ट में लगते हैं। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं आपसे, ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है थोड़ा आउट ऑफ द ब्रांच। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप कर लीजिए, नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्लास 11th-12th के लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? बताइए इनमें से यूनिट एनर्जी की कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है, नॉट वर्ड का याद ध्यान आपको देना ही देना है। ठीक है, कौन सी नहीं है? जूल, कैलोरी, न्यूटन, किलोवाट आवर। देखो जूल, कैलोरी और किलोवाट आवर ये सारे हमारे एनर्जी के यूनिट है, एक्सेप्ट दिस न्यूटन। ये किसकी यूनिट है? दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये एक आसान सवाल आपको मिल गया था इस शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिटनेस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टिटानी? तो आपको बताना है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाली टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। देखो टिटनेस कॉज करता है बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, राइट। इससे होने वाली जो बीमारी है उसको हम लॉक जॉ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम कैसे जानते हैं? लॉक जॉ डिजीज के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली लॉक जॉ में क्या होता है, हमारी जो जॉज होते हैं ना ये स्टिफ हो जाते हैं,
राइट। लॉक जॉ डिजीज इसका दूसरा नाम है, तो ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे। तो ये तो थे आपके 19 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस, राइट, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के। अभी हम बात कर लेते हैं 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 में आए क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए, Which of the following is the best definition of ecological efficiency? अभी देखो, इकोलॉजी से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हालांकि इकोलॉजी भी जो टॉपिक है ना, आपके क्लास 11th 12th का पार्ट है, राइट। तो इकोलॉजी में बहुत डिटेल तो नहीं, बट हाँ बेसिक इकोलॉजी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको पढ़ के जाना है, ओके। Which of the following is the best definition of ecological efficiency? बताइए। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की जो सबसे अच्छी परिभाषा है, पहले क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर, रेशियो बिटवीन मास एंड एनर्जी फ्लो, नहीं, रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, वो आपकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बताती है कि हर फूड चेन कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है, दैट इज द इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। For a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree, the rate constant nearly. So again, ये जो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप रेट कांस्टेंट 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, राइज करते हैं, तो द रेट कांस्टेंट क्या होगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है वो भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डबल हो जाएगा। ये अर्हेनियस के इक्वेशन से साबित होता है। अर्हेनियस के हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस हमारा रेट जो है रिएक्शन का वो दुगना हो जाता है अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री भी राइज होता है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल के क्या एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया, ईस्ट, बैक्टीरिया। देखो, दो तरह के सेल्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। बाकी जितने भी हमारे प्रोटिस्टा हैं, फंगाई हैं, प्लांट हैं, एनिमल सेल्स हैं, वो सभी आपको यूकैरियोट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया होगा सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स, बाकी ईस्ट क्या है, फंगाई है, तो ये यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। देन हमारी आ जाती है लिशमैनिया, ये हमारे क्या है, प्रोटोजोआ है, ये भी यूकैरियोट्स में आते हैं। प्लाज्मोडियम भी हमारे प्रोटोजोआ है, तो ये भी हमारे यूकैरियोटिक होंगे। तो यानी जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। चलिए, एज पर मेंडलीव्स prediction, atomic number of aluminium was। मेंडलीव के प्रेडिक्शन के अनुसार एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या था, 100, 44, 72, 68। तो देखो, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना, बाद में उसको हेनरी मोजले ने मॉडिफाई किया था और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास था वो 68 था, राइट। जबकि अब के टाइम पे 68 गैलियम का एटॉमिक मास है, ना कि एल्युमिनियम का। तो मेंडलीव के टाइम पे इनका जो एटॉमिक मास था वो 68 था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस पर। शिफ्ट 3 में राइट हैंड थंब रूल में द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। अब देखो, राइट हैंड थंब रूल,
जो हमारा होता है उसमें पूछ रहे हैं कि जो थंब है, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, करंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड की। देखो राइट हैंड थंब रूल, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और हमें पता है कि अगर कोई चालक है, कंडक्टर है और उसमें करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ आपको क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। उसके चारों तरफ क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर आपसे इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो हम कैसे बताते हैं, हम अपने राइट हैंड के रूल से बताते हैं। जैसे राइट हैंड में मान लीजिए ये जो करंट का डायरेक्शन है ये हमारा क्या बताता है, थंब करंट की डायरेक्शन बताता है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है आपने उस डायरेक्शन में थंब को रखा और फिर अपने सारे फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे आगे की ओर, आगे ही होगा ना, पीछे तो जाएगा नहीं, आगे ही कर्ल हो पाएगा ऐसे। तो जो ये फिंगर, बाकी के फिंगर जो कर्ल होते हैं ना, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है यानी करंट ऊपर है, तो ये थंब क्या बता रहा है, करंट बता रहा है। अगर करंट नीचे होता तो हमारा क्या हो जाता है, ये इस तरीके से करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, ठीक है। तो थंब रूल में ये हमें क्या बता रहे हैं, थंब हमारे करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव में प्रॉपर्टीज ऑफ लीडियम एंड डैश वर फाउंड टू बी द सेम। तो न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में आपको बताना है कि लीडियम के साथ किसकी प्रॉपर्टी सेम बताई गई थी। देखिए न्यूलैंड्स ने भी पीरियोडिक टेबल देने की कोशिश की थी और न्यूलैंड ने बताया था कि अगर, जैसे उन्होंने किस तरह से अरेंज किया था ना, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप में अरेंज किया था और उन्होंने बताया था हर पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे सा रे गामा पा धा नी सा होता है ना, पहला सा और 8वें नोड पे भी सा मिलता है, तो उस अनुसार इन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया था, ग्रुपिंग की थी पीरियोडिक टेबल में। तो वहां पे लीडियम की जो प्रॉपर्टी थी वो हमारे सोडियम से मैच कर रही थी, ठीक है। बाद में लेकिन इनके इस रूल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो ये फॉलो नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट बताइए, वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। dense mass of water drops on smoke or dust particle in the lower atmosphere is referred as mist, blizzard, frost या फिर smog। smog कैसे बनता है, smoke plus fog, तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। मिस्ट कैसे बनता है, कंडेंसेशन से बनता है, राइट। जब कंडेंसेशन होता है तो मिस्ट होता है, यानी कुहासा कब आता है, कंडेंसेशन से आता है। देन आते हैं आपके बर्फानी तूफान, तो ये तो स्नो स्टॉर्म है। फ्रॉस्ट यानी जम जाता है, पाला होता है ना, आइस बन जाता है। स्मॉग जो होता है यहाँ पे हमारे फॉग प्लस स्मोक, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो पानी के कण होते हैं ना वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाते हैं और तब स्मॉग बनता है। Which of the following illustration is related to chloroplast? तो बेसिकली आपको बताना है इनमें से क्लोरोप्लास्ट क्या है। A, B, C, D में से क्लोरोप्लास्ट की संरचना कौन सी है। देखो देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हमारा ये है ना डिस्क शेप, ठीक है, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें हमें क्या मिलता है, एक हमें मिलता है इनमें आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके अंदर दूसरा क्या मिलता है, इनर मेम्ब्रेन, ओके। फिर हमें क्या मिला, इनके अंदर डिस्क शेप की हमें थैलाकॉइड्स मिलती हैं, ठीक है, जो आपस में अरेंज होके ग्राना बनाती हैं। तो एक डिस्क शेप क्या कहलाती है, थैलाकॉइड, और ये जो पूरी इनकी ग्रुपिंग है ये कहलाती है
ग्रैना, राइट। अब एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से जुड़े होते हैं किन चीजों से? लैमेला से, ठीक है। और फिर ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है ये इनका स्ट्रोमा कहलाता है। सो दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। अब इसी क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया हो पाती है। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में जो पिगमेंट्स हमें चाहिए होता है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो इसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ना, यहीं पे हमें वो पिगमेंट मिलती है, क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। सो ये स्ट्रक्चर आपको बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम्स है ना वो पढ़ के जाना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, ऑलराइट। सो विद दिस वी आर एंडिंग अप दिस सेशन, राइट। इतने ही क्वेश्चंस थे आपके इस PYQs में, लाइक जो हमारे 18 और 19 सितंबर के शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरह से आपने दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। इनको एक बार आप दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, हो सके तो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से भी हेल्प होंगे, और साथ ही इन जिन जिन टॉपिक से आए हैं ना उन टॉपिक को टिक लगा लीजिएगा और उनको जरूर रीड करके जाइएगा, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।